हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि इंडिया में जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका इंडिया पे क्या एडवांटेज हुआ और क्या डिसएडवांटेज हुआ, फायदा और नुकसान हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज के क्या होते हैं, नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। वैसे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के भी जब इंडिया में आया, मतलब बाहर की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो उसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। ठीक है। तो दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज, कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में एडवांटेज क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। ठीक है। टॉपिक क्या बताइए, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, बात यहाँ पे करते हैं कि एडवांटेज हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। एक तो लेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक तो खरीदने वाला और एक बनाने वाला। ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बाहर की कंपनियां इंडिया में आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडिया का, तो उससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ। ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए, फॉर कंज्यूमर्स क्या हुआ कि ग्रेटर चॉइस। एक चीज बताइए कि अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है तो इंडिया वालों को क्या मिल रहा है बताइए, ग्रेटर चॉइस, यानी कि गुड्स की जो चॉइसेस हैं वो ज्यादा हो रही हैं। भाई एक बात बताइए, पहले इंडिया में केवल एक फोन था, अब बाहर की 100 कंपनियां इंडिया में आ गई जो जो मोबाइल बेचती हैं, तो क्या होगा बताइए, इससे मोबाइल की वैरायटी क्या हो गई, इंडिया में बढ़ गई। सिंपल सी बात है। तो क्या मिला बताइए कंज्यूमर्स को, ग्रेटर चॉइस। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर बाहर की कंपनियां इंडिया में आएंगी तो उनके बीच में क्या होगा, कंपनियों के बीच में अगर बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में एक ही गुड्स को बनाने वाली, जैसे मान के चलो मोबाइल को बनाने वाली 100 कंपनियां हैं, तो उनके बीच में क्या होगा बताइए, कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन से क्या होता है, कंज्यूमर्स को फायदा होता है। क्या फायदा होता है, एक तो क्वालिटी इंक्रीज होती है और दूसरा प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो तीन फायदे समझ में आ गए कंज्यूमर्स के, कि चॉइस की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ग्रेटर चॉइस, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी गुड्स की यानी कि सामान की, और तीसरा प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी सामान की। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा बताइए, अब ये सारी चीज होने से क्या हो रहा है बताइए, कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जी बताइए, मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे सारी चीजें मिल रही हैं, तो मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है बताइए, कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज किसको मिल रहा है, बेनिफिट फॉर वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स। भाई जो कंपनी है, ठीक है, उसको क्या फायदे मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो कि सैमसंग कंपनी इंडिया में आई, ठीक है, तो उसकी वजह से इंडियन कंपनीज को क्या फायदे हुआ, इंडियन वर्कर्स को क्या फायदा हुआ, हम ये पढ़ने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन वर्कर्स की, इंडियन कंपनीज की, कि उनको क्या फायदा हुआ। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट क्या बताइए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि क्या क्या प्रोड्यूसर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, एमएनसी जब इन्वेस्टमेंट करेगी, क्या लिखा हुआ है, एमएनसीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब इंडिया में क्या होगा, एमएनसीज का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एरो ऊपर की तरफ है, इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बताइए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। बताइए सैमसंग कंपनी इंडिया में आएगी, सैमसंग एमएनसी है, इंडिया में आएगी, वो अपना प्लांट लगाएगी, तो इससे क्या होगा बताइए, इंडिया वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगी। तो पहला पॉइंट हो गया, ये फायदा हो गया किसका, वर्कर्स का। ठीक है। दूसरा बताइए क्या है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू एमएनसीज हैव प्रोस्पर्ड। एक चीज बताइए, कोई कंपनी इंडिया में आएगी, ठीक है, बाहर की जो एमएनसी इंडिया में आई है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करेगा, इंडियन कंपनी। जैसे एग्जांपल के लिए मैकडी है, मैकडोनल्ड जो बर्गर बनाती है, वो इंडिया में आई बर्गर बनाने के लिए। ठीक है। अब उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करेगा, इंडिया वाले, इंडियन कंपनी। जैसे मान के जो वेजिटेबल्स है या बर्गर्स है या मेयोनीज है, वो सप्लाई कौन करेगा, इंडियन के जो लोकल कंपनीज है वो उसको सप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या हुआ, मैकडी के आने से क्या हुआ, इंडियन जो कंपनी थी वो भी क्या कर रही है, जो लोकल कंपनीज है वो भी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है। भाई मैकडी आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोकल कंपनीज का जो रॉ मटेरियल था उसकी जो सप्लाई थी वो इंक्रीज हो गई, तो लोकल कंपनीज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तीसरा, टॉप इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड, सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज। क्या लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में, इसी बताइए कि अगर बाहर की कोई कंपनीज आती हैं इंडिया में
तो उससे क्या होता है, जो टॉप इंडियन कंपनीज है ना उसको फायदा मिलता है। किसमें फायदा मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजीज। किसमें फायदा मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड। एक चीज बताइए, आपको पता होगा कि मारुति कंपनी कहाँ की है, इंडिया की, और सुजुकी का कंपनी कहाँ की है बताइए, जापान की। अब मारुति और सुजुकी ने क्या कर लिया बताइए, कोलैबोरेशन कर लिया। आपको पता है ना गाड़ियां आती हैं मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी के नाम से गाड़ियां आती हैं, तो दोनों का कंबाइंड क्या है, कोलैबोरेशन है मारुति का और सुजुकी का, ठीक है। अब इससे क्या हुआ बताइए, मारुति को एक नई टेक्नोलॉजी मिल गई, हाइयर टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी। जैसे ही सुजुकी कंपनी ने किसके साथ कांटेक्ट किया, क्या किया, कोलैबोरेशन किया, किसके साथ, मारुति के साथ, तो इंडियन जो कंपनी है मारुति, उसको क्या मिल गई, अच्छी टेक्नोलॉजी, और क्या मिल गया, अच्छा प्रोडक्शन मेथड। समझ में आ गया। तो किसका फायदा होगा बताइए, इंडियन कंपनी का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बताइए, ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज एमएनसी themselves like टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। अब एक चीज बताइए, इसका मतलब क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में आ रही है, सैमसंग इंडिया में आई, मैकडे इंडिया में आई, वो एमएनसी बन गई, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब एक चीज बताइए, क्या ग्लोबलाइजेशन का फायदा इंडियन कंपनी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक चीज बताइए, कुछ कंपनियां इंडिया की भी ऐसी हैं जो क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, मतलब वो इंडिया में भी काम कर रही है और बाहर भी काम कर रही है, मतलब वो एमएनसी है। जैसे टाटा है, टाटा का एमएनसी है, टाटा का जो फैक्ट्री वो इंडिया में तो है ही, और कहाँ पे है, वो बाहर भी है। भाई ग्लोबलाइजेशन होगा तो कुछ जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी तो क्या करेंगी, अपना जो प्लांट है वो कहाँ पे लगाएंगी, आउट ऑफ कंट्री, बाहर लगाएंगी, उनको भी फायदा मिलेगा। जैसे टाटा मोटर्स है, उसका प्लांट बाहर भी है, तो वही बोलना चाह रहा है, वाला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कुछ इंडियन कंपनीज क्या बन चुकी हैं, एमएनसीज बन चुकी हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, ग्लोबलाइजेशन पहले क्या थी, ग्लोबलाइजेशन पहले केवल इंडिया में थी, अब क्या हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो इंडिया के बाहर भी जा चुकी है। इन्फोसिस पहले इंडिया में थी, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडिया के बाहर भी चली गई, ठीक है, तो क्या बन गई, मतलब वो एमएनसी बन गई। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में, जैसे एशियन पेंट्स है, रेनबेक्सी है, रेनबेक्सी, तो यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो इंडिया की कंपनी है जो क्या बन चुकी है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या बन चुकी है, वो एमएनसीज बन चुकी है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इस यहाँ पे जगह नहीं थी, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी, इन्वॉल्विंग आईटी। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, किसके लिए, सर्विस कंपनी के लिए, और वो भी कौन सी, आईटी, आईटी सेक्टर की सर्विसेज कंपनी के लिए इंडिया में क्या क्रिएट हो गई, अपॉर्चुनिटी, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मतलब सर्विस कंपनी क्या होती जा रही है, इंडिया में बढ़ती जा रही है, किसके बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, फायदा हो रहा है। कौन सी सेक्टर की, आईटी सेक्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे आपकी होगी डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, ठीक है, कॉल सेंटर्स, ये सब किसमें आती है, आपकी आईटी सेक्टर में आती है। अच्छी चीज बताइए, जैसे भागी कोई कंपनी है, भागी कोई कंपनी है, जैसे मान के चलो कि अमेरिका की कंपनी है, उसको क्या करवाना है, डेटा एंट्री करवानी है, अपनी कंपनी में कुछ डेटा होते हैं, सबके अपने डेटा होते हैं, तो एंट्री करवानी है उसको, ठीक है, तो वो क्या करती है, इंडिया से क्या करती है, कॉन्टेक्ट करती है, इंडिया से कॉन्टेक्ट करती है, और इंडिया के लेबर से क्या करवाती है, वो डेटा एंट्री करवाती है। अब ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इंडिया में लेबर क्या है, सस्ती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। भाई अमेरिका में लोग ज्यादा पैसा लेंगे उस एंट्री को करने का, जबकि इंडिया में लेबर क्या है, सस्ती है, तो अमेरिका वाले क्या करवा लेते हैं, डेटा एंट्री इंडिया वालों से करवा लेते हैं, इंडिया की कंपनी से करवा लेते हैं। समझ में आ गया। तो बताइए इससे क्या हो रहा है, बताइए इससे जॉब क्रिएट हो रही है इंडिया में, सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसे कुछ अकाउंटिंग भी करवानी होती है बाहर की कंपनियों को इंडिया वालों से, तो वो क्या करवा लेते हैं, अकाउंटिंग भी करवा लेते हैं। इन सब का केवल एक ही रीजन है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, तो जो सर्विसेज से काम होते हैं ना, स्किल्ड काम है ना, तो वो जो बाहर वाली कंपनी है वो कहां से करवा लेती है, इंडिया वालों से करवा लेती है। अच्छा, इसको हम एक नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीपीओ। क्या बोलते हैं, बीपीओ। अगर आपने नाम सुना हो तो मैं यहां पे लिखता हूं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ में क्या करती है, एक कंपनी वो काम खुद ना करके, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ना करके दूसरी कंपनियों को दे देती है, ठीक है। तो
उसको हम बोलते हैं बीपीओ। अब बाहर की काफी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो, अब जैसे मान लो अमेरिका की काफी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो वो खुद काम नहीं करती। जो छोटा मोटा काम होता है ना, जो इमेटेरियल होता है, जो इंपोर्टेंट नहीं होता है, वो क्या करती है, वो इंडिया की कंपनी को दे देती है। ठीक है, तो वो इंडिया कंपनी क्या करती है, उस काम को करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो मैंने क्या बताया बेसिकली आपको, ये एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ के कंज्यूमर्स के थे, यहाँ के 4-5 पॉइंट किसके थे, प्रोड्यूसर्स के, कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोकल कंपनीज का जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज होती है, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल बात करेंगे डिसएडवांटेज की। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कौन सा, डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।